जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी विवाह से संबंधित सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। हालांकि आप विवाह के अलावा भी अन्य जानकारी भी केपी की वाणी से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि यह एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर केवल और केवल सगाई, विवाह और शादी से संबंधित जानकारी दी जाती है, तो आप अपनी राशि अनुसार से विवाह संबंध की जानकारी हेतु जो है कमेंट में भी कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार की जानकारी विवाह संबंध की चाहिए, तो उस सेगमेंट पर भी वीडियो बनाए जाएंगे। आइए अब आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि बुध का जो है राशि परिवर्तन होने वाला है और बुध होली के अगले दिन से ही जो है मीन राशि से निकलकर मार्गी चाल चलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 9 अप्रैल तक मेष राशि में ही रहेंगे। तो इस दौरान 4 राशि के जातकों के लिए रिश्ते आ सकते हैं और उनके रिश्ते तय हो सकते हैं। हालांकि खरमास लगेगा, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाएगा, लेकिन रिश्ते को नया आयाम दे सकते हैं और दिया भी जाएगा। और जब खरमास समाप्त होगा तो चैत नवरात्रि के दिनों में ही जो है विवाह, सगाई और शादी से संबंधित कार्यक्रम किए जाएंगे। तो आपको बता दें कि 18 से लेकर 22 अप्रैल के मध्य जो है वो विवाह मुहूर्त है अप्रैल के महीने में, और उसके पश्चात जो है शुक्र तारा अस्त हो जाएगा। और जब शुक्र तारा अस्त हो जाता है तो विवाह से संबंधित सभी कार्य बंद कर दिए जाते हैं। तो फिर 2 जुलाई के पश्चात जो है विवाह मुहूर्त है और 2 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक विवाह के तिथियां निर्धारित हैं। तो आप उन दिनों में फिर विवाह के कार्यक्रम तय कर सकते हैं। हालांकि मंगलवार के दिन का चयन ना करें, क्योंकि मंगलवार के दिन विवाह करना शास्त्र संगत नहीं बताया गया। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी से संपर्क कर विवाह कुंडली बनवाना चाहते हैं तो संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, कमेंट में दिए गए हैं और वीडियो के टेक्स्ट में भी दिए गए हैं। आप वहां से नंबर नोट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको नंबर दोहरा देता हूं, 8521835670 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और जब आप केपी की वाणी से कुंडली का विश्लेषण कराते हैं तो आप मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें जो जानकारी दी जाती है वो व्यापक होती है, ए से जेड तक होती है। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, नक्षत्र के अनुसार से आपका जो जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उस नक्षत्र में जो है आपकी जो है वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, सेहत संबंधी जो है किन बीमारियों से आपको खतरा हो सकता है और किन चीजों की सावधानी बरतनी है, इसके अलावा आपका स्वभाव कैसा रहेगा और साथ ही आपके करियर के बारे में भी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा आपके जीवन में होने वाली घटनाओं की भी जानकारी दी जाती है। तो आप संपर्क कर सकते हैं 8521835670 पर। आइए पहले मैं आपको बुध की राशि परिवर्तन की जानकारी देता हूं। तो बुध जो राशि परिवर्तन करने वाले हैं वो 26 मार्च को करने वाले हैं देर रात 2:57 पर, और 9 अप्रैल तक यानी कुल मिलाकर 14 दिनों तक बुध जो है मेष राशि में रहेंगे और 9 अप्रैल को 9:41 पर जो है बुध मेष राशि से निकलकर फिर वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे। तो कुल मिलाकर 14 दिनों तक रहेंगे। और बुध के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर ले तो मिथुन व कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं और इनकी कृपा से ही जातक विद्वान होता है, उनकी तार्किक क्षमता बढ़ती है, संचार कौशल में वह बेहतर होता है। बुध कन्या राशि में उच्च तो मीन राशि में नीच के होते हैं। सूर्य, शुक्र, राहु के साथ ये मित्रता का संबंध रखते हैं, तो चंद्रमा को ये अपना शत्रु मानते हैं। शनि, मंगल, गुरु और केतु के साथ इनका तटस्थ का संबंध रहता है। तटस्थ यानी कि ना कोई वैर ना कोई स्नेह। ये बुद्धि, वाणी, शिक्षा, शिक्षण, गणित, तर्क, यांत्रिकी, ज्योतिष, लेखाकार, आयुर्वेद, लेखन, प्रकाशन, रंगमंच
एवं निजी व्यवसाय आदि के कारक माने जाते हैं। मातृपक्ष के सगे संबंधियों का प्रतिनिधित्व भी बुध ही करते हैं। बुध मस्तिष्क, जीवा, स्नायुतंत्र, कंठ ग्रंथि, त्वचा, गर्दन आदि के प्रतिनिधि होते हैं। बुध अगर कमजोर हो कुंडली में तो स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। इसके अलावा सिर दर्द की समस्या होती है, त्वचा आदि के रोग उत्पन्न होते हैं। वहीं आपको बता दें तो 27 नक्षत्रों में अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती इन तीनों नक्षत्रों के ये स्वामी है। बुध जब राशि परिवर्तन करते हैं तो भाव अनुसार प्रभाव और फल देते हैं। आइए मैं आपको पहले गण के बारे में बता देता हूं और नारी दोष के बारे में बता देता हूं और फिर आपको उन भाग्यशाली 4 राशियों के बारे में बताऊंगा। तो गण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गण से ही स्वभाव की गणना की जाती है, स्वभाव का पता चलता है। जब कभी किसी जातक का विवाह होता है तो उसमें गण का विचार विशेष कर किया जाता है, क्योंकि अगर गण मनुष्य का है तो जातक का स्वभाव मनुष्य जैसा होता है, इंसानों जैसा होता है। अगर जातक का गण देव समान होता है तो वो देवता तुल्य होते हैं और देव की तरह स्वभाव होते हैं उनके और देव की तरह उनका व्यवहार होता है। वहीं जब गण राक्षस का होता है तो फिर वह राक्षसी प्रवृत्ति का होता है और राक्षसी प्रवृत्ति के चलते ही पति पत्नी के बीच संबंध मधुर नहीं रहते हैं। तो आप नक्षत्र के अनुसार से यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपका गण कौन सा है। आपको किसी ज्योतिष की सलाह नहीं लेनी पड़ेगी। तो आपको बता दें, अगर अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रावण, रेवती आदि नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आप देवगण के जातक हैं। अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण और रेवती ये सभी नक्षत्र देवगण के हैं। वहीं भरणी, रोहिणी, आद्रा, पूर्वा फागनी, उत्तर फागनी, पूर्वाषाढ़ा, उत्तर साढ़ा, पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद ये जो गण होते हैं वो मनुष्य गण के होते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक मनुष्य गण के होते हैं। वहीं अश्लेषा, विशाखा, कृत्तिका, चित्रा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा, शतभिषा इन नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक राक्षस गण के होते हैं। तो आप यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आप किस नक्षत्र के जातक हैं और आपका जो गण है वो कौन सा हो सकता है। आइए मैं आपको नारी दोष के बारे में बता देता हूं। तो ज्योतिष शास्त्र में यह बताया गया है कि जब कभी कुंडली मिलान की जाती है तो ज्योतिष नारी दोष पर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि नारी एक नहीं होना चाहिए। अगर नारी एक हो जाती है तो विवाह न करने की सलाह दी जाती है। तो नारी 3 तरह की होती है, आद्य नारी है, मध्य नारी और अंत्य नारी। तो ज्येष्ठ, मूल, आद्रा, पुनर्वसु, उत्तर फागनी, हस्त, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद और अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक आद्य नारी के होते हैं। पुष्य, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, भरणी, धनिष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फागनी और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक मध्य नारी के होते हैं। वहीं स्वाति, विशाखा, कृत्तिका, रोहिणी, अश्लेषा, मघा, उत्तराषाढ़ा, श्रावण और रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक अंत्य नारी के होते हैं। तो ये जो नक्षत्र की कुल संख्या 27 है और 9 नक्षत्रों को 3 भागों में बांटकर 3 नारियां सूचित की जाती है। तो ये जो है आदि नारी, मध्य नारी और अंत्य नारी। तो इसमें आपको बता दें कि अगर मध्य नारी मिल जाती है तो अकस्मात अचानक से जीवन में अप्राकृतिक घटना का खतरा रहता है। वहीं अंत्य नारी मिल जाती है तो वैवाहिक जीवन कष्टमय होता है। और वहीं मध्य नारी के अलावा आदि नारी मिलती है तो भी वैवाहिक जीवन कष्टमय होता है। इन परिस्थितियों में जो है 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप, गौदान, स्वर्ण दान और अन्नदान का विधान बताया गया है। लेकिन आप जब भी नारी दोष से पीड़ित रहें और विवाह के इच्छुक हैं तो स्थानीय पंडित व ज्योतिष से अवश्य संपर्क कर ले और यह जानकारी ज्ञात कर ले कि कैसे उसका परिहार होगा। आइए मैं आपको उन भाग्यशाली 4 राशियों के बारे में बता देता हूं। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि तुला राशि के जातक हैं। चूंकि तुला राशि में गुरु का भी गोचर हो रखा है मेष राशि में और उसके चलते हैं तुला राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। बुध का गोचर जब मेष राशि में होगा तो भी तुला राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा। तो तुला राशि के ऐसे जातक जिनके आयु 20 वर्ष से अधिक है उनके लिए शुभ योग है। तो अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो आपके रिश्ते तय होने की संभावना
प्रबल है वर्तमान समय में, यानी कि आपकी शादी निश्चित ही हो जाएगी। वहीं बात करें दूसरी राशि की तो मिथुन राशि है। मिथुन राशि के जातकों के लिए भी वर्तमान समय में शुभ योग है, क्योंकि गुरु का गोचर मिथुन राशि में हो रखा है और ऐसी परिस्थिति में जातक के लिए शुभ समय है और आपके रिश्ते तय होने के, परिणय सूत्र में बंधने के 100% योग बन रहे हैं। वहीं बात करें कि अगर बुध का गोचर मेष राशि में होता है और फिर शुक्र का गोचर मीन राशि में होता है तो भी तुला राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा, क्योंकि जब शुक्र का गोचर मीन राशि में होगा तो कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा, क्योंकि उस समय में शुक्र जो है कन्या राशि के जातक के सप्तम भाव को देखेंगे, तो इससे जो है कन्या राशि के जातकों को शुभ फल प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये 4 भाग्यशाली राशियां हैं, मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि और तुला राशि। इन 4 राशि के जातकों के लिए आने वाला 14 दिन यानी कि होली के पश्चात 26 फरवरी से लेकर 9 अप्रैल तक बेहद शुभ रहने वाला है और इस दौरान खरमास चल रहा है, लेकिन फोन के जरिए, संदेश के जरिए, व्यक्ति विशेष के जरिए आपके रिश्ते को नया आयाम दिया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दे। जहाँ रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।